वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास का हमारा लेखपाल का सीरीज। अब इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। अभी तक इसके 9 वीडियो आ चुके हैं, आज ये इसका 10th वीडियो है। सो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आप खुद से परफॉर्म करके जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका कि एक कच्चा बीघा जो होता है वो कितने बिस्सा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक कच्चा बीघा कितने बिस्सा के बराबर होता है। 6 सही 2/3, 6 सही 4/3, 6 सही 5/3 या फिर 6 सही 1/3। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 6 सही 2/3 जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक कच्चा बीघा 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कथन दे रखे हैं चकबंदी जो प्रक्रिया होती है इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है पिछले बंदोबस्त से वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कोई भी अगर अवैधानिक आदेश दिया गया है तो उसकी जांच करना, ये भी यहाँ पर इसका एक मतलब कथन ये भी सही है यहाँ पर। इसके बाद अगले कथन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि अगर किसी ग्राम की बात करें तो वहाँ पर जितने भी चक हैं तो उसको चक्रोट और जो नाली है उसकी एंट्री की जाती है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। सो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर इनको आप देखिए और अगर जो आपको नहीं आते उनको नोट डाउन करिए, स्नैपशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, बट इन क्वेश्चंस को अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में कौन राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है। अब इसमें मंडलायुक्त हैं, आपका जिलाधिकारी हैं, राजस्व प्राधिकारी हैं या फिर सभी। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी जो हैं ये आपके राजस्व परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग है जो जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण का कार्य देखता है। अब ये अनुभाग 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा अनुभाग है जो कि आपका कंप्यूटराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? अनुभाग 4, ये इसका कार्य है इन सब चीज़ों को करवाना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि जमींदारी का जो उन्मूलन है वो राजस्व परिषद के किस अनुभाग का कार्य है, यानी कि कौन सा अनुभाग है राजस्व परिषद का जो जमींदारी का उन्मूलन का काम करता है। इसमें 1, 2, 3, 4 कौन सा अनुभाग है आपको ये यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अनुभाग 1। ठीक है, अनुभाग 1 का ये कार्य है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि जिलों में शासन के प्रतिनिधि के रूप में जो जिलाधिकारी होते हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है मंडल स्तर पर अगर हम बात करें तब शासन के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? मंडलायुक्त। ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है, डिविजनल कमिश्नर। इसके बाद उप जिलाधिकारी की हम बात करें तो वो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब एसडीएम की बात हो रही है। सो इस तरीके से ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? निवास प्रमाण पत्र, एकदम सही बात है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों ही जो सर्टिफिकेट्स हैं ये जारी किए जाते हैं राजस्व विभाग की तरफ से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये कौन सी धारा है? धारा 31 का, धारा 32 का, धारा 33 का या फिर धारा 34 का? तो आपको वो धारा बतानी है कि किस धारा में ये प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? धारा 32 का। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा विषय राजस्व न्यायालय के अधीन आता है? जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, इसके बाद अवैध कब्जा हटाना या फिर ग्राम सभा की ज़मीन सुरक्षित रखना। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है आपका राजस्व न्यायालय के अधीन आता है। अगर इसमें से कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी ऐसी यहाँ पर विसंगति होती है तो वो उसमें जो है राजस्व न्यायालय का इंटरफेयर हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि
प्रदेश में वर्तमान राजस्व न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए सही संख्या यहाँ पर कितनी है, 2695। ठीक है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 2695, सॉरी ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 2695 यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखिएगा, एकदम अप टू डेट है ये, और 2695। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। अब ये पहले भी मैंने इस वाले क्वेश्चन को कवर अप कराया था, बट उस टाइम पे जो मैंने आपको डेटा बताया था 2651 बताया था, बट अभी जो एकदम अपडेटेड डेटा है वो कितना है, 2695। तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अनुसार कमिश्नर, कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी इत्यादि जो हैं वो प्राधिकारी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो आपको धारा बतानी है आपका भू राजस्व अधिनियम की, जिसके तहत इन लोगों को शामिल किया गया है। अब ये धारा 3(8) है, 3(7) है, 4(8) है या फिर 5(1) है? तो सही आंसर क्या होगा आपका, ये आपका 4(8). ठीक है, धारा 4(8) ये जो है इसमें इस चीज़ के बारे में गिवन है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, राजस्व विभाग के द्वारा संचालित बीमा योजना के तहत यदि किसी बीमित व्यक्ति की, मतलब इसका इंश्योरेंस हो चुका है, उस व्यक्ति की प्राकृतिक कारणों से, जरूर याद रखिएगा इस चीज़ के लिए कि नेचुरल रीजन है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तब उसे कितनी धनराशि दी जाएगी? 75,000, 60,000, 80,000 या फिर 30,000? तो सही आंसर क्या होगा आपका, 30,000 दिए जाएंगे जब नेचुरल डेथ होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायत विकास, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, पंचायत विकास के किस चरण में मतदाताओं की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 करी गई? पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा है या फिर चौथा? तो सही आंसर क्या होगा आपका, पहला चरण। पहले चरण में ही जाके जो मतदाताओं की आयु थी उसको 21 से घटाकर 18 किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचायत के सदस्य हों, चाहे प्रधान की बात कर लें या फिर अन्य पदाधिकारी, तो इनकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25 या फिर 30? तो सही आंसर क्या होगा, आई थिंक आपको ये पता होगा, 21 ईयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 21 वर्ष। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यदि मेयर के खिलाफ 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित नहीं होता, तब कितने वर्षों तक फिर से अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता? क्या ये 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो सही आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड वन। ठीक है, 2 वर्ष, मतलब एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक दोबारा से उसको नहीं लेके आया जा सकता। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर बात करी गई, निम्न में से कौन सा नवीनतम गठित मंडल है? कौन सा जो मतलब एकदम रिसेंट आपका डिवीजन है, कौन सा है आपका? मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, बस्ती है या फिर मिर्ज़ापुर? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, अलीगढ़। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, निम्न में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब ये सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है या फिर प्रयागराज? देखिए वैसे तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, बट वो ऑप्शंस में नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सोनभद्र। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी या फिर निहित होती है? तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 151, 152, 153 या फिर 154? तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी वाला, यानी कि आर्टिकल 154, इसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण नारायण, विशंबर दयाल, भावेश कुमार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? सो इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उसको भी पैरेलली ज्वाइन करिए। यहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो उससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों चैनल्स को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, सो अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बालकृष्ण नारायण। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ये जो अभियान है ये प्रदेश में कब चलाया गया? 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 1 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक या फिर 1 जून से 15 जून 2021 तक? तो सही आंसर क्या होगा इसका, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021, इसके बीच में चलाया गया पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ये जो अभियान है।
इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, कल्याण सिंह, ये कितनी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? एक बार बने, 2 बार बने, 3 बार या फिर 4 बार? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 2 बार। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन कौन सा वो साल थे जब ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। इसके बाद आगे बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? ठीक है, अब ये कौन सा जिला है? बनारस है, कानपुर है, लखनऊ है या फिर इलाहाबाद? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसकी पॉपुलेशन 5 मिलियन या फिर कहें तो 50 लाख इससे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसका पुनर्गठन कब किया गया? 26 अप्रैल 2014, 26 अप्रैल 2015, 26 अप्रैल 2016 या फिर 26 अप्रैल 2013? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 26 अप्रैल 2013 को इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दक्षिणीय वृद्धि ये जो है कौन से जिले की है? कानपुर देहात है, देवरिया है, फतेहपुर है या फिर हमीरपुर? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? कानपुर देहात। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका, प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला वो जिला जो है वो कौन सा है? हमीरपुर है, लखनऊ है, मेरठ है या फिर मुरादाबाद? तो सही आंसर क्या होगा इसका? मेरठ। सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पर है? मेरठ में। ज़रूर आपको इस क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है फिर से जनगणना की। सो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति जो समाज है तो इसमें लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 950 है, 952, 953 या फिर 951? जनगणना 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 951 यानी कि 951। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है पूरे देश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी समाज के लोग रहते हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा नृत्य है, कौन सा डांस है जिसमें वर्षा ऋतु में जो कृषक समुदाय के लड़के और लड़कियां हैं ये हाथ में डंडा लेकर नाचते हैं और इंद्र भगवान की पूजा करते हैं? ये चरकुला डांस है या फिर ये आपका शेरा है या कर्मा है या फिर राई? तो यहाँ पर आपको इस डांस को आइडेंटिफाई करना है कि वर्षा ऋतु की बात चल रही है, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हाथ में डंडा लिया हुआ है और ये कृषक समाज के लोग हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? शेरा। ठीक है, शेरा डांस ये है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर का, जिसमें बात करी गई निम्न में से कौन सा नृत्य यानी कि कौन सा डांस है जो उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति के स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर करते हैं? ठीक है, कौन सी ट्राइब? कोल ट्राइब। अब इसमें चौरसिया है, शेरा है, कर्मा है या फिर राई है? तो आपको बताना है कि इसमें जो है डांस कौन सा वाला होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? कर्मा। कर्मा वो डांस है जो कि कोल जनजाति के लोग करते हैं और इनके युवक युवतियाँ साथ करते हैं इसको मिलकर। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? अब ये साकेत है, यशोधरा है, चंद्रकांता है या फिर द्वापक? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? चंद्रकांता। चाहे आप बात करें द्वापर की या यशोधरा की या फिर साकेत की, ये तीनों ही जो आपका रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की हैं। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वाकई अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने 5 से 6 दोस्तों में हमारे इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।